कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद हुआ और पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। फारूक ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मजम्मत की। एनसी सदर ने कहा कि मोदी को दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए जैसा कि वो अपने मजहब का एहतराम करते हैं। फारूक ने कहा कि इस्लाम सिखाता है कि किसी मजहब से नफरत न करें और जो ऐसा करेगा वो मुसलमान नहीं। फारूक ने कहा जो लोग मोदी की हिमायत कर रहे हैं उन्हें मुसलमानों के बारे में उनके इरादों को जान लेना चाहिए। फारूक ने कहा कि आज हमारी लड़ाई ये है कि अपनी शनाख्त कैसे बचाएं। फारूक ने कहा कि बीजेपी का असल मकसद मुस्लिम आबादी को कम करना है। फारूक ने यह भी कहा कि ये आखिरी इलेक्शन हो सकता है क्योंकि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के नजरिए पर काम कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो सजाद लोन, गुलाम नबी आज़ाद और सईद अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों से कहना चाहते हैं कि वो पहले देखिए कि वो जिनकी हिमायत कर रहे हैं उनका मुसलमानों के साथ क्या सलूक है। फारूक ने कहा कि अगर ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आए तो मुसलमानों के मसाइल बढ़ेंगे। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी मां का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूं जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूं। मैं समझता हूं वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। दैट दे वांट वन नेशन वन इलेक्शन। हाउ कैन इट बी पॉसिबल इन 28 स्टेट्स व्हिच आर सो डिफरेंट? सेकेंडली, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक? क्या ये 2047 तक रहेंगे? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे और जो मर्जियां करना है और कर रहे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूं, वो आज़ाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूं। जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, मुझे अफसोस है। अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने कभी किसी पर जाती हमला नहीं किया और अब इलेक्शन आ चुके हैं और एनसी ने मजहब की बात शुरू कर दी। सजाद ने कहा कि पहले फारूक अब्दुल्ला को ये कहना चाहिए कि वो मुसलमान है या नहीं और उनके खानदान में इस्लाम है या नहीं। लोन ने कहा कि फारूक अपने घर को देखें कि वहाँ इस्लाम है या नहीं। लोन ने कहा कि वो बार बार हद पार कर रहे हैं और उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो अब चुप हो जाएं। सजाद ने कहा कि उन्हें मुसलमान होने पर फख्र है और वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। सजाद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फारूक इस्लाम के बारे में बात नहीं करेंगे और अगर वो इसी तरह जारी रहे तो वो उनके बारे में जानने के लिए किसी इस्लामी आलिम को बुलाएंगे। लोन ने कहा कि फारूक मंदिरों में भजन गाते हैं जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है और ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे इस्लाम मना करता है। लोन ने कहा कि वो फिरका वाराना कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास बात करने के लिए मसाइल नहीं है। लोन ने यह भी कहा कि उमर कश्मीर में एक सयाह है। मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा
जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहां हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया, पर टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनको इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम किया। एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था, और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी हैज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ हैं। जबरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है। गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स, बिकॉज मुस्लिम जो है, let us all know, Muslim is full. Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. नहीं जी, मैं निकाह नहीं मानता हूं, बाकी मैं सब मानता हूं, ये कहां चलेगा? So he should not, before sermonizing me, he should look inwards. मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता। मैं कभी, हमने आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं की कि नहीं लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन वो हर बार लाइन क्रॉस करते हैं। एवरी टाइम ही क्रॉसेज द लाइन। अब मुझे पता, अगर मैं आज रिएक्ट ना करता तो रोज होता कि जनाब जी मुसलमान नहीं है, अब जी इस्लाम वाला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफ्रा जान ने सजाद लोन के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सजाद गनी लोन का बयान चोर पुलिस वाले को डांटने जैसा है। इफ्रा ने कहा कि तरुण चुग ने अल्ताफ बुखारी और सजाद लोन से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी की हिदायत पर कौन काम कर रहा है। साथ हुकूमत 2018 में कौन बनाने वाले थे? सजाद गनी लोन, जो लेटर लिखते हैं गवर्नर को कि देखिए जी मेरे पास 18 बीजेपी के एमएलएस का सपोर्ट है, मैं एमएलएस के साथ हुकूमत बनाना चाहता हूँ। राम माधव जी आके 2018 में कहते हैं हमारा एक थर्ड फ्रंट जम्मू कश्मीर में बन गया है। फोटो किसके साथ खिंचाते हैं? सजाद गनी लोन के साथ। अभी कुछ, अच्छा चलिए 2018 की बात नहीं करनी, आज की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी के तरुण चुग किसके साथ मीटिंग करते हैं? सजाद गनी लोन के साथ और अल्ताफ बुखारी के साथ। दूसरे दिन अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और पीसी को, सजाद लोन को सपोर्ट करेंगे नॉर्थ कश्मीर कैंडिडेट के लिए, नॉर्थ कश्मीर सीट के लिए। तो आप लोग तो खुद ही अपने आप को बीजेपी बोलते हैं। अल्ताफ बुखारी जो आपके साथ हैं खुद ही अपने आप को बीजेपी बोलते हैं। आप किसी और को क्या बीजेपी बोलेंगे? ये कुछ भी बोलेंगे, ये कुछ भी सुनाएंगे। जनता इतनी बेवकूफ है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। यहाँ अब एक बच्चा समझ चुका है कि आप किसके इशारों पे काम कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी जैसे, सजाद लोन साहब जैसे लोग बीजेपी को कितना भी सपोर्ट करें और गुलाम नबी आजाद जैसे लोग कितना भी सपोर्ट करें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। सजाद लोन ने यह भी कहा कि हम कभी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उन्होंने ये कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो मंदिर में जाते हैं और भजन करते हैं और फिर मुसलमानों की बात करते हैं। हम देखिए, पहले कहते हैं कि हम कभी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। आपको ज़्यादा दूर जाने की बात ज़रूरत नहीं है। आप उनके स्पोक्स पर्सन के बयान देख लीजिए मेरी तरफ। एक औरत, मैं एक औरत हूँ, एक औरत को उन्होंने क्या क्या सुनाया है कि तुम एक औरत हो और तुम पॉलिटिक्स में क्या कर रही हो। आप तो गंदे पर्सनल अटैक्स करते हैं। आप तो औरतों पे, आप तो मेरे औरत होने पे आपने सवाल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई किसी मजहब के साथ, किसी तबके के इंसानों के साथ, किसी लोगों के साथ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई जो है वो बीजेपी की कट्टर सोच के साथ है। तो ये थी हमारे साथ इफ्रा जान। कैमरामैन शुआइब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि जब वो और उनकी टीम पार्लियामेंट में थी तो 370 मनसूखी के वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इस्तीफा दे सकते थे। मीर ने कहा कि वो असल मसाइल से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती भी ऐसा ही कर रही हैं। देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी टीम पार्लियामेंट में थे और जब हमारा स्टेट हमसे छीना गया, 370 छीना गया, 35 से छीना गया, आई विश उस टाइम फारूक साहब ने वहाँ रिज़ाइन किया होता या उसके टीम ने रिज़ाइन किया होता या उसके बाद हमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मौके मिले, उन्होंने मौका किया होगा, रिज़ाइन किया होता। लेकिन
ये फारूक साहब, ये ऐन वक्त पर इनको पता है कि इस वक्त सियासत का मोड़ किस करवट है, और ये ऐसा पैंतरा लगाने में बड़े माहिर लोग हैं, शातिर लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनका बेटा वाजपेयी के साथ हुकूमत बनाता है, और इनका बेटा 5 अगस्त के पहले ये पूरी टीम के लेके मोदी जी से मिल रहे हैं, वो जस्टिफाइड है। आज ये पैंतरा फैल रहे हैं कश्मीर के लोगों में, इनका दिमाग वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह महबूबा जी है, अब देखिए वो उन्होंने हुकूमत बनाई बीजेपी के साथ, और फिर पब्लिकली अनाउंस भी किया, स्पीचेस में अनाउंस किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे 120 मिलियन लोगों का मैंडेट है, तो यही यहाँ के सारे मामला ठीक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। या जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई बात की, या जेलों में जो हमारे लोग हैं उनकी बात की, या हमारे जम्मू कश्मीर के पैकेजेस की कोई बात की, या जम्मू कश्मीर के स्टेट की कोई बात की, आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग एनीवेयर। ये अफसोस का मुकाम है, ऐसे पैंतरे इनको हमेशा आते हैं और इन चीजों में ये माहिर है, लेकिन आज लोगों ने माइंड बना दिया है, इंशाल्लाह वो चेंज के साथ है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जिता के आएंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल किया कि वो किस इस्लाम की बात कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि फारूक की जमात ने 1989 में कुरान को जलाया और उन्होंने जबरदस्ती लोगों की दाढ़ियां मुड़वा दी। ठाकुर ने कहा कि उन कश्मीरी पंडितों का क्या होगा जो अपनी जानें गंवा बैठे। वो कश्मीरी पंडितों की खवातीन और उनके मंगलसूत्र पर बराह रास्त हमला था। ठाकुर ने कहा कि अगर उनमें कोई तासुब होता तो वो कश्मीरी मुसलमानों को सेहत के फवायद और दीगर स्कीमें न देते। मैं फारूक साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, आप किस इस्लाम की बात कर रही हो? क्या उस इस्लाम की बात कर रही हो जहां आपकी तंजीम ने 79 में कुरान शरीफ जलाई, बुजुर्गों की दाढ़ी मुड़वा दी, इस्लामी दरसगाहें जलाई? उस इस्लाम की आप बात कर रहे हो? आप इस्लाम के ठेकेदार मत बनो। आपकी फैमिली का इस्लाम और आपकी फैमिली का दीन सारा कश्मीर जानता है, इसलिए कश्मीरी को गुमराह मत करो। नंबर दूसरा, मैं अल्ताफ साहब से को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सजाद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मनहाज साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कम से कम उस पार्टी का तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने हमारा मुकद्दस कुरान शरीफ यहां जला दिया। वैसे तो बीजेपी का स्पोकसपर्सन नहीं, एक आम कश्मीरी मुसलमान होने के नाते मैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रही बात जहां तक मंगलसूत्र छीनने की बात है, मुझे फारूक साहब बताइए, जब 90s में यहां मिलिटेंसी अपने उरूज पे आ गई थी और आपने जिन पंडितों को बेसहारा छोड़ के यहां खुद लंदन भाग गए, और आपको गिनती याद है कि कितने मंगलसूत्र आपकी वजह से यहां छीने गए, कितनी पंडित बहनों को यहां विधवा किया गया, और आप ही की वजह से है आज अगर कश्मीरी पंडित कोई दिल्ली में बसता है, कोई जम्मू में है, कोई देश के दूसरे कोने में, अगर माइग्रेशन यहां पंडित भाइयों की हुई है, वो आपकी बदौलत हुई थी। आप अपनी जान बचाने के लिए लंदन चले गए और उस कश्मीरी पंडित को जिसका मंगलसूत्र छीना, उसको यहां बेसहारा छोड़ दिया। उस छठी सिंहपुरा के सिख को आपने बेसहारा छोड़ दिया, नादी मर्ग के उस पंडित को आपने बेसहारा छोड़ दिया, और आज आप बात कर रहे हैं इस्लाम की। बेसिकली मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हार मान चुकी है 3 सीटों पे, इसलिए अब वो इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक वो नरेंद्र मोदी जी पे क्वेश्चन उठाते हैं, हमारी पार्टी ने कभी कुरान शरीफ नहीं जलाई, हमने कश्मीर में बुजुर्गों की दाढ़ी नहीं मंडवाई, हमने यहाँ दरसगाहें नहीं, हमने कश्मीर के मुसलमान को 5 लाख का गोल्डन कार्ड उसके जेब में रखा, हमने कश्मीरी फार्मर को 6-6 हजार दिए, हमने कश्मीरी बुजुर्ग को हमने 1000 रुपए का पेंशन दिया। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख नहीं कहा, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा, और सब उसी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास को लेकर 98% जहां मुसलमान आबादी है वहां भी हमने गोल्डन कार्ड दे दिया, और ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये सिख है। उमर साहब हो चाहे फारूक साहब हो, मुझे नहीं लगता कि उनके मुंह से दीन और इस्लाम की बात अच्छी लगती है। पहले अपने घर में देखिए वो किस दीन के साथ ताल्लुक रखते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी और बीजेपी के ताल्लुकात एक बार फिर उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सुरनकोट के लीडर मुश्ताक बुखारी के बयान से अब ये वाज़ेह होता है कि बीजेपी आइंदा इलेक्शन में पीडीपी की हिमायत करेगी। काजीगुंड में पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद, सकीना तो इमरान अपिटार और पीरजादा फिरोज अहमद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अगर वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से जीत दर्ज करते हैं तो जेलों में कैद नौजवानों के केसों पर नजरसानी की जाएगी और उन्हें रिहा किया जाएगा। एक दूसरा इलेक्शन आना है। अभी तो आपने मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली भेजना है जो आपके हकूक के लिए लड़ेगा, लेकिन अगस्त सितंबर में यहाँ एमएलए का भी इलेक्शन होगा। आपने एमएलए बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, आपने यहाँ वजीर आला बनाना है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि एक एक नौजवान जो जेल में है उनको हम केस रिव्यू करके रिहा करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पे खौफ और डर का जो माहौल है, उस खौफ और डर के माहौल को हम यहाँ से जो है उठा के ले जाएंगे। ये जो पीडीपी के हमारे उम्मीदवार हैं जो जगह जगह जाके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है, मैं भी अपनी जगह सवाल कर रहा था कि आखिरकार अगर हमारा असली दुश्मन जो है, अगर हमारा असली मुखालिफ, अगर जम्मू कश्मीर में तबाही लाने वाले बीजेपी हैं, तो महबूबा जी ज्यादा बीजेपी को निशाना क्यों नहीं बना रही है, ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना क्यों नहीं बना रही है? और मुझे कल अपने सवाल का जवाब मिल गया। हैरान हुआ नहीं, वैसे इतना भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमें मालूम था अंदर अंदर से क्या पक रहा है, लेकिन तब भी मुझे पता नहीं था कि ये बात खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सुरनकोट के उस लीडर का जिसका नाम मुश्ताक बुखारी साहब है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आज ये बात कह दी कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की मदद कर रही है, सीधा। और बिल्कुल 2014 के हालात जो है वो दोहराए जा रहे हैं। यही 2014 में इन पीडीपी वालों ने हमारे साथ किया, यहाँ वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हकीकत सामने आई। अल्ताफ बुखारी जो आज अपनी तंजीम चला रहा है, वो उस वक्त मुफ्ती साहब और महबूबा का खास साथी था। अल्ताफ बुखारी साहब ने पर्दा सामने हटाया, कहा कि इलेक्शन से पहले ही मुफ्ती साहब और नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ मिलाया था और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था। आज 2024 10 साल बाद इन लोगों का रिश्ता जो है वैसे का वैसा ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का बड़ा सीनियर लीडर मुश्ताक बुखारी साहब कह रहा है। अब कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। कांग्रेस के मंशूर पर बीजेपी के रद्देअमल पर बात करते हुए पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं और बीजेपी अपनी नाकामियों से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। महबूबा ने अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के बाद कहा कि बीजेपी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। बीजेपी लीडर मुश्ताक बुखारी की हिमायत के ऐलान की अफवाहों पर रद्देअमल जाहिर करते हुए मुफ्ती ने कहा कि पार्लियामेंट के लिए सही इंतखाब की हिमायत करना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि पीडीपी ने दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए बहुत कुछ किया है, तो जाहिर है कि ऐसी आवाज़ें पीडीपी की हिमायत में आएंगी। महबूब बेग, सूफी अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट शेख जावेद, नजमुल साकिब और दीगर मौजूद थे। देखिए, बीजेपी जो है ना ध्यान भटकाना चाहती है बेरोजगारी से, महंगाई से, जो लोगों जो मुल्क में जो बलात्कारी है उनको अपने साथ लिए घूमती है। जो उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर की कीमत 450 कर देंगे, आज 1200 की है। और कहा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं है। देखिए, जितने भी गुजर हैं, हमारे गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है, जहां मुफ्ती साहब ने
बहुत ज़्यादा काम किया। जहाँ मुफ्ती साहब ने लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहाँ मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया, जहाँ मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई, खास पर जो लोग वहाँ डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। तो उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बकरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पार्टी रुकन मुश्ताक बुखारी के बयान पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया और उन्होंने कहा कि मुश्ताक बुखारी उनके सीनियर लीडर है। दरअसल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां अल्ताफ को निशाना बनाया था। आपकी पार्टी के एक लीडर हैं मुश्ताक बुखारी, उन्होंने आज एक बयान दिया था जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, जहां पे उन्होंने कहा कि पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है उनको वोट मिलने चाहिए। नहीं, जहां तक मैंने स्टेटमेंट सुना, मुश्ताक बुखारी साहब हमारे सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और पहाड़ी कम्युनिटी में उसका एक दबदबा है। और मुझे लगता है जहां उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने मियां अल्ताफ को टारगेट किया, क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां अल्ताफ को हदफ तनकीद बनाया कि उन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी के साथ पिछले 70 साल से जुल्म किया और आज अगर हमें ये पहाड़ी स्टेटस मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला। और अभी तक जो मुश्ताक बुखारी साहब के साथ जो ये चीजें मंसूब की रही, ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है नहीं। हमने जहां मदद करनी है अपनी हम ख्याल पार्टियों को मदद करनी है और येट टू डिसाइड, हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, ना हमने डिसाइड किया कि किसको मदद करना है। लाइन आ जाएगी, हम आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन ये पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसको तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। बीजेपी लीडर मुश्ताक बुखारी ने वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने बीजेपी की जानिब से पीडीपी को हिमायत देने की कोई बात नहीं की है। न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए उन्होंने इस तरह की खबरों को मुस्तरद किया। से ये जानना चाहेंगे, बीजेपी के नेता हैं मुश्ताक बुखारी साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLA में। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने ये कहा है कि बीजेपी पीडीपी को सपोर्ट करेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये सवाल अब गश्त कर रहा है और आपके हवाले से गश्त कर रहा है कि बीजेपी जो है वो पीडीपी को सपोर्ट करेगी, ऐसी बातें आपकी तरफ से, आपके हवाले से कही जा रही है कि आपने कही हैं। देखिए, मैं तो कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं हूँ बीजेपी का। ये तो बीजेपी के नेशनल लेवल लीडर नेशनल लेवल नहीं है। अगर आपको रीजनल लेवल के नेता भी हैं तो बात सिर्फ इससे है कि आप बीजेपी के हैं, यानी बीजेपी की तरफ से आपने ये बात कही है, आपको इस पे हाँ या ना कहना है। मेरा फैसला करना मायने नहीं ना रखता जी, फैसला माने नहीं रखता या आपकी बात माने नहीं रखते कि फिर भी आपने कह दिया? पता नहीं आपका है, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई बात की होगी। क्या बात की थी आपने? कुछ तो कहा होगा। बात मेरे कंट्रोल में नहीं, वो मैंने नहीं की होगी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने ऐसी कोई बात नहीं की है? नहीं की होगी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप सुना रहे हो उसको। अब न्यूज बड़ी है कि नहीं, नेता बड़े हैं कि नहीं, ये हम यहाँ तय कर नहीं बैठे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप ये कहें कि आपने कही है ये बात या नहीं कही है, बस। नहीं कही है मैंने जज साहब। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस के सीनियर लीडर अलका लांबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी बुनियादी मसाइल पर बात नहीं करते हैं और वो फ़िरक़ावाराना मुद्दों को उठाकर असल मुद्दों से ध्यान हटाते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पहले मरहले के इंतखाबात में अच्छा मुजाहिरा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है।
प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। आतंकवाद, बम, मुस्लिम, हिंदू, मस्जिद दिखता है। बम तो प्रधानमंत्री जी इस देश की गरीब आम जनता पर आपने फेंका है बम। घायल है वो जनता आपके बम से। कौन सा है बम आपने जो प्रधानमंत्री जी 10 साल से इस गरीब जनता को मारा के ऊपर मार झेल रहा है? बा से बेरोजगारी और मां से महंगाई, ये बम है जो आपका फेंका हुआ है और जनता घायल है। कहां है लोकतंत्र? कहां से हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के फैसले? पूछना चाहते क्या जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर की धरती पर, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बताइए, बताइए कि 2024 के सितंबर तक जम्मू कश्मीर के चुनाव हो और विधानसभा बहाल हो और जम्मू कश्मीर की फैसले जो है वो यहीं से हो, दिल्ली से नहीं होंगे। कब तक कठपुतली बनाकर दिल्ली से धागा अपने हाथ में रखकर आप नचाएंगे जम्मू कश्मीर में? आज प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है आपसे, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का वायदा था ना। आज जवाब देने का जब समय आया, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखा है, सरकार में आते ही सबसे पहले 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती खोली जाएगी और 30 लाख में से आधी आबादी हमारी पढ़ी लिखी बेटियां, जिनका हक है 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का हक होगा। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी एस मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कातिलों की पार्टी है। उन्होंने इन फसादात का जिक्र किया जिनमें सिखों को कत्ल किया गया था। सिरसा ने कहा कि वो तमाम लोगों से नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सिख बरादरी के मसाइल पर तवज्जो दी है। चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 सीटों के साथ जब जीत कर आए तो जम्मू की सीट जब हम जीतें तो ये भी बड़े मार्जिन के साथ, और खास तौर पर हमारी सारी पंजाबी कम्युनिटी, जम्मू के लोग और सिख कम्युनिटी भी एक तरफा उनका साथ दे कि 75 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने 60-65 साल के बाद पंजाबियों को, सिखों को, उनकी भावनाओं की कदर की है। मैं समझता हूँ 80% इस वैली में और आपके यहाँ पे तो मैं मानता हूँ 95% या 100% ही मैं कहूँगा यहाँ पे इन लोगों का आतंक का खात्मा हो चुका है और वैली में भी 85-90% खात्मा हो चुका है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इंसिडेंट होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा होता था कि 20-25 लोग रोज मारे जाते थे और अखबार में खबर भी नहीं छपती थी। से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सिंह नामग्याल को इस मर्तबा टिकट नहीं दी है। पार्टी ने इस बार एडवोकेट ताशी ग्यालसन को मैदान में उतारने का फैसला किया। ताशी ग्यालसन हिल काउंसिल लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है। पैनल जब पार्टी ने यहाँ से मांगाया था तो उसके पीछे जो है पार्टी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर किसी को अलग अलग समय पे अलग अलग रोल अदा करने के लिए जो है पार्टी का डायरेक्शन आता है और उसी हिसाब से पार्टी चलता है। उसी हिसाब से हम लोग भी जो है उस रोल को अदा करने के लिए आगे निकल के काम करते हैं। तो इसलिए जो है हम तीनों जितने भी जो पैनलिस्ट थे, जामयांग जी, स्तनदिन लकपा जी और मैं, हम तीनों ने यही डिसाइड किया थी कि पार्टी किसको कोई भी जिम्मेवारी सौंपते हैं उसको जान से करेंगे और साथ ही साथ जो है उस चीज को, उस मकसद को पूरा करने के लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे और आगे चल के जिसको कोई और भी जो है किसी को जिम्मेवारी देता है तो उसके ऊपर भी जो है सब एक होके काम करेंगे और सभी का मेन जो है ऑब्जेक्टिव जो है पार्टी को आगे ले जाना और लद्दाख को आगे ले जाना, लद्दाख और देश के लिए काम करना, यही हमारा लक्ष्य है और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे बढ़ के काम करेंगे। तो मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं सभी जितने भी हमारे तमाम वर्कर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे पार्टी के लीडर्स जिन्होंने भी मुझे इस लायक समझा है और ये मुझे ट्रस्ट करके मुझे मैंडेट देने के लिए मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। उधर लद्दाख के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिंह नामग्याल ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने लद्दाख पार्लिमानी हल्के के लिए नए उम्मीदवार का ऐलान किया है। शफाफ और कंपेलिंग जस्टिफिकेशन के बगैर मौजूदा एमपी की जगह दूसरा नाम दिया गया। वो लिखते हैं कि उन्होंने एक वक्फ
कार्यकर्ता के साथ होने वाली इस नाइंसाफी के बारे में मुनासिब चैलेंज के जरिए पार्टी क़यादत को अपने इख्तिलाफ राय से आगाह किया है। लद्दाख भर से बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों और उनके हामियों ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। जामयांग ने कहा कि वो सूरत हाल का बगौर जायजा लेंगे और लद्दाख के लोगों की फलाह बहबूद को सामने रखते हुए अपना अगला लाहे अमल तय करेंगे। उन्होंने तमाम हामियों का उनकी साबित कदम हिमायत के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी ने एडवोकेट आशिक याल्सन को उम्मीदवार बनाने पर जश्न मनाया। लद्दाख बीजेपी के सदर की क़यादत में कारकुनों ने पार्टी दफ्तर में याल्सन का शानदार इस्तकबाल किया। जामयांग सिंह नामग्याल के बयान के बारे में पार्टी के सदर का कहना है कि शुरू में कुछ मसला हो सकता है लेकिन उसे जल्द ही हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक नज़्म ज़ब्त की जमात है। आज बीजेपी लद्दाख का मैंडेट आज डिक्लेयर हुआ है। वो मैंडेट जो हमारे सिटिंग सीईसी श्री आशिक याल्सन को मिला है और आज ये मैंडेट मिलने के बाद बीजेपी के कार्यालय में आए हुए हैं। तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छी तरह से कैंपेन करके श्री आशिक याल्सन को बीजेपी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। उनका एक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने साफ जो है अपना जाहिर किया कि नाराजगी जताया। नहीं, इसमें आपको पता है कुछ दिन पहले जब हम तीनों पैनलिस्ट को यहाँ पे बिठा करके यहाँ पे सारे मतलब एक साथ स्टेज पे बैठ करके कहा था और पार्टी ये एक डिसिप्लिन वाला पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं पहले दिनों में कुछ थोड़ा बहुत नाराज होंगे लेकिन आने वाले दिनों में ये सारे ठीक हो करके हम एक साथ चलने की पूरी हमें उम्मीद है, कोशिश करेंगे। श्रीनगर पार्लिमानी हलके के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार आमिर भट्ट ने जिला गांदरबल में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। आमिर के साथ पार्टी के सीनियर लीडरान बशमूल जिलाई सदर मौजूद थे। आमिर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत इलाकाई सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने लोगों का इस्तेसाल किया और अवाम की मदद से इक़्तिदार में आने के बावजूद जिले को नजरअंदाज किया। मैंने इस बात एतबार से कहा कि 70 साल से हमारे साथ इस्तेसाल किया गया है। अगर इस बार हम जैसे नौजवान जिनको पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी या जो किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, हमें क्या ज़रूरत थी सियासत करने की। हमें ये ज़रूरत पड़ी कि अगर हम इस बार भी नहीं निकले तो वही लोग फिर से आएंगे। अगर हम इस बार निकले तो लोगों को साथ देना है। अगर हम ना उम्मीद हुए तो शायद हम अगली बार नहीं आए। लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस है पिछले 70 सालों का, आप पे कैसे एतबार? देखिए, आज़ाद साहब पे पूरी दुनिया को एतबार है, फख्रे हिंदुस्तान है। हम आज़ाद साहब के सिपाही है और आज़ाद साहब पे कोई दाग नहीं है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम पे भी कोई दाग नहीं है। आप कितने पूरी उम्मीद है कि ये जो पार्लिमानी सीट है ये आपके हक में जाएगी? देखिए, जीत और हार अल्लाह ताला ने लिखी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह मौजूद है। आगा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि लोग एनसी का साथ देंगे। आगा ने कहा कि वो ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग आपसे मिल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ आप देखते हैं इस खाक ब्लॉक में? जम्मू कश्मीर न सिर्फ खाक ब्लॉक में, जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ
अपने आप को मुंसलिक पाती है और मुंसलिक कर भी रही है, क्योंकि ये जो हालात है हमारे, इन हालात के जवाब में जो हमने अपने वकार के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए, जो मैंने बार बार और इस वक्त भी कह रहा हूँ, जो एक ताकत जमहूरी तौर से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को महसूस होती है कि वो ताकत है, वो तंजीमी ताकत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बाकी जमातों की हालत आपको पता ही है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम, इसी तरह से आज खाग ब्लॉक के ये जो वर्कर हजरात हमारे थे, ये अपने एहसासातों की तर्जमानी होते हुए देख रहे हैं इन स्टेज से। क्योंकि आपने बोला इनके एहसासात के साथ खिलवाड़ हुआ है एक तरह से, तो आप इक़्तिदार में जब आएंगे, क्या कुछ इन लोगों की तरफ आपकी तवज्जो होगी? इन लोगों के लिए मैं किसी इक़्तिदार पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उस ऐवान में अगर इन लोगों ने भेजा जा रहा हूं जहां पे हमारे खिलाफ फैसले लिए गए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और ये भी चाहते हैं, पूरी आवाम चाहती है जम्मू कश्मीर की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उस ऐवान में ये बात पहुंचाई जाए कि हमारे साथ एक आईनी तौर, जमहूरी तौर जो रिश्ता था इस मुल्क का, वो गैर आईनी तौर तोड़ा गया, वो गैर जमहूरी तौर वो रिश्ते का जरिया तोड़ा गया, और हमसे हमारा वकार छीना गया, हमारी इज्जत छीनी गई, हमारे हुकूक छीने गए। हमें ये फैसले मंजूर नहीं है, और कोशिश करे वो ऐवान और उस ऐवान में बैठने वाली दूसरी तंजीमें और हिंदुस्तान का पूरा अवाम जम्मू कश्मीर की राय को सुने इन फैसलों के हवाले से, और समझे कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपने लिए इख्तियार चाहती है, अपने हुकूक चाहती है, अपने वकार की वापसी चाहती है। एक सवाल, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में आपका मुकाबला किसके साथ है? अपनी पार्टी का भी उम्मीदवार है, PDP का भी उम्मीदवार। मैं मुकाबले के लिए इस इलेक्शन में नहीं उतरा हूँ। मैं जो स्पेस हमें नहीं दिया गया 2019 के बाद, जो बात करने का मौका हमें नहीं दिया गया, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से वो बात करने के लिए इस इलेक्शन में उतरा हूँ। अगर इस इलेक्शन के जरिए, इस इलेक्शन के प्लेटफॉर्म के जरिए हम वो बात कर पाए जो हमें 4 साल तक, 5 साल तक करने नहीं दी गई, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अरे कहाँ बाप बेटे की गुंडागर्दी। दिल्ली के गाजीपुर में धक्का कोड़े का पहाड़, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत। श्रीनगर में धड़क रहे हैं कई जंगल, आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक। जंगलों की आग से निपटने की पूरी कोशिश। विकासनगर के कैनाल बाईपास रोड खस्ता हाल, 3 साल से बाईपास रोड जर्जर, लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत। खराब सड़क बनी हादसों के सबब। फिरोजाबाद में खेत में लगी आग, 3 बीघा गेहूं फसल जलकर हुई राख। पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार। अमरोहा में लुटेरे गले की चेन लूटकर फरार, घर के बाहर बैठी महिला से लूट। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। अम्बेडकर नगर में गेहूं के खेत में युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की नहीं हो सकी है पहचान। मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, एक एक कर फटने लगे सिलेंडर। ट्रक में थे करीब 300 से ज्यादा सिलेंडर। इटावा में एक कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 1 की मौत, कई घायल। समनपुर थाना क्षेत्र की घटना। श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा का कहना है कि महबूबा मुफ्ती जल्द ही श्रीनगर में अपनी मुहिम शुरू करेंगी और वो घर घर जा रहे हैं। पर्रा ने कहा कि वो नौजवान वोटर्स को मुतहरिक करेंगे। पर्रा ने यह भी कहा कि हमसे बहुत कुछ छीन लिया गया और वो इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ जमातें तमाम हदें पार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जारहाना मुहिम चलाने और नामूस से पुकारने जैसी मुहिम से बाज रहेंगे और लोगों के मसाइल पर बात करेंगे। कश्मीर से आते हैं आप, इससे पहले भी हमने आपसे बात की थी। शहर खास में अभी आप कैंपेनिंग थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, जाहिर सी बात है पार्टी को सब जानते हैं, पार्टी पेट्रन को सब जानते हैं, कहीं ना कहीं आपसे वाकिफ नहीं है अभी, तो वो कैसे पहुंचेंगे आप? कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी कोशिश ये है कि हर जगह पहुंचना है, क्योंकि महबूबा जी का कैंपेन चल रहा है खुद,
तो उसके बाद उनका कैंपेन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल हम शुरू करें कि बूथ लेवल श्रीनगर में डोर टू डोर मीटिंग्स करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं। तो हमारी कोशिश है खासकर वो लोग जो वोट नहीं डालते और नौजवानों को मोबिलाइज करें, और इस इलेक्शन में फैसला वही करेंगे जो कश्मीर का साइलेंट तबका भी है और जो नौजवान भी है। तो हमारी सबसे बड़ी अपील उन्हीं से है कि अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी शिनाख्त के लिए आप इस बार घर से निकलिए, वोट डालिए और हम लोगों को एक मौका दीजिए ताकि हम आपकी तर्जुमानी कर सकें और हर फोरम पे आपकी बात रख सकें। पॉलिटिकल सिनारियो जो अभी है, अगर हम बात करें, अग्रेसिव कैंपेनिंग है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, कहीं ना कहीं स्टांस जो है आपका या अप्रोच जो है सॉफ्ट है। मेरे ख्याल में बहुत कुछ छिन गया है हमसे, और एग्रेसिव कैंपेन करने से भी लोगों को मतलब हम जख्मों पे और मतलब हम मरहम डालना चाहते हैं, ना कि मिर्ची डालना चाहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बोल के, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे के हम 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बहुत चीज़ें जा चुकी है, कश्मीर से छिन चुकी है हमसे। गर्ज ये है कि लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, और अगर हमारी कैंपेन से नुकसान मिलता है तो हम चाहते हैं हमारी कैंपेन भी ऐसे बने कि जिससे नो टू कश्मीरीज फील दैट देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन, देयर इज अ वार ऑफ आर्गुमेंट्स गोइंग ऑन। आई थिंक द वर्स्ट थिंग इज दैट जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस वक्त कैंपेन्स का है वो कुछ पार्टियों ने बहुत गंदा बना दिया है। हमारी कोशिश और अपील सबसे है कि इस सारे डिस्कोर्स को एक सिविक लेवल पे लिया जाए और जेन्युइनली लोगों की बात रखी जाए। पीडीपी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा का कहना है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में काफ़ी खदशात पैदा हो गए, और पर्रा ने कहा कि इस बार पीडीपी चाहती है कि आम लोग बिलखसूस नौजवान वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पार्लियामेंट में सबसे बेहतर नुमाइंदा जाए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बने। पर्रा ने जिला पुलवामा के आचन इलाके में पब्लिक मीटिंग में शिरकत की। हजारों लोगों की मौजूदगी में दहशतगर्दाना हमले के शिकार रजाक की नमाज जनाजा अदा की गई और उनको सुपुर्द खाक किया गया। लोगों ने कहा कि वो इंसाफ चाहते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। हमें ये अपील है कि हमें इसका कोई यकीनदानी होनी चाहिए, बच्चों का कोई सहारा होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंपल्सेशन होनी चाहिए, या इतना जुर्म तो कोई नहीं है, इसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। भालडा भदरवा कॉर्प स्कूल में 62 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और 1116 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस प्रमोशनर्स ने आर्मी और पुलिस ट्रेनर्स की निगरानी में ट्रेनिंग मुकम्मल की है। उनमें 19 खवातीन डीएसपीज और 143 खवातीन पीएसआईज शामिल है। तरबियत की तकमील पर पुलिस एहलकार हिंदुस्तानी फौज के तजुर्बे से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और इससे उन्हें सिक्योरिटी के मौजूदा मंजरनामे को बेहतर तौर पर समझने और काम अंजाम देने में मदद मिलेगी। इस वक्त हम भद्रवा के कोर बैटल स्कूल में है, जहां पे आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्रेनिंग दे रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करना है, किस तरीके से आतंकी गतिविधियों से लड़ना है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि पूरे जितने भी जवान यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पुलिस के हैं वो सारे इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं और ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं हर एक आतंकी से लड़ने के लिए, चाहे वो आतंकी किसी के घर में छुपे हों या कहीं आईडी कोई हो, हर एक चीज़ से जो भी आतंकी गतिविधियां हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे हमने मतलब आर्मी के अंडर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे फायर एंड मूव की बात करते हैं, क्योंकि कभी भी हमें ऐसी सिचुएशंस नहीं मिलेंगी कि हम बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं एंड सामने से कोई चल के आ गया एंड मिलिटेंट बेसिकली, तो हमने उसको मार दिया। हमें जंगल टेरेन्स में चलना पड़ेगा, माउंटेन्स पे चलना पड़ेगा। तो यही चीज़ें कि हम कैसे उन जगहों पे डील करेंगे, यही इस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया है। और सर पूरे जितने भी हमारे लगभग 1200 के PSI हम हुए थे एक टाइम पर सिलेक्ट, तो सबको सर इतना जज्बा दिया इन्होंने कि सर हम क्या बताएं आपको, पूरा देशभक्ति सर हमारे अंदर आ गई पूरी तरह से। तो आज 5 वीक के बाद कंप्लीट होने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे कहीं भी किसी भी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म के लिए भेजा जाए, या CICT किसी इंसर्जेंसी से डील करने के लिए भेजा जाए, तो मैं सक्षम हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिजिकल इंड्योरेंस, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया गया है और हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, कंपैटिबिलिटी, इन सब से हमें मतलब डील करवाया गया है कि कैसे उनको लेके चलना है हमें। जो भी हमारी सर्विस है
या फिर हमारी लाइफ में हमें ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से काम आएंगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब हम घर में थे हम ये नहीं कह सकते थे हर चीज़ को कि आई कैन डू इट, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मैं हर एक चीज़ जो इन्होंने सिखाई है मैं गर्व से कह सकता हूँ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाया गया, हमारी फिज़िकल ट्रेनिंग, हमारी साइकोलॉजिकली हमें ओरिएंट किया गया कि हमें किस तरह से सोचना है कि हमारे अपने देश को कैसे हमें विरोधी गतिविधियों से बचाना है सर। और ये सब करते हुए हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या फील होता है सर कि हम कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, हम अपने काम आ सकते हैं। कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर हम लोग फिट हैं और टास्क पूरा करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस आता है। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में खबर दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, आगे जाके टेक्नोलॉजी, मोबाइल, क्वाडकॉप्टर्स, अलग अलग तरीके का हथियार, कम्युनिकेशन का आले, इस सब चीज के बारे में भी अपना जानकारी बढ़ाते रहना है। अशबका में बाबा हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली का उर्स इख्तिताम पजीर हुआ। अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने ज़ियारत पर हाज़िरी दी। रिवायती ज़ूल का भी एहतमाम हुआ। ज़ूल में बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत हज़ारों लोगों ने शिरकत की। DC अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर भी मौजूद रहे और इंतजामात का जायज़ा लिया। कश्मीर और मुल्क में क़याम अमन और खुशहाली के लिए ख़ास दुआएं की गई। ये जो ट्रेडिशनल ज़ूल है ये एक इस बात का प्रूफ है कि जो 14th सेंचुरी से लेके आज तक जो अवलियाए कामिलीन, जो हमारे ऋषिज़, सूफ़ीज़ ने जो पैगाम दिया वो आज भी रिलेवेंट है और उस उत्साह में, उस जोश जज्बे में कोई फ़र्क नहीं आता, ना आया है और ना जो नेगेटिविटी कोई इनके इस आइडियोलॉजी को काउंटर कर पाई। ये अभी भी दिन ब दिन हर साल ये बिल्कुल ये बढ़ता ही जाता है। ये जो मोहब्बतें हैं लोगों की इस दरगाह को लेके, इन दरगाहों को लेके, इन अवलियाए कामिलीन की दरगाहों के लेके, क्योंकि ये सिम्बल्स ऑफ प्लूरलिज्म है, सिम्बल्स ऑफ इंक्लूसिविटी है, जो हमारी कंट्री का हॉलमार्क है, जो जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। उन्हीं उसी परंपरा को, उसी कल्चर की वो यहाँ पे मिसाल देखने को मिलती है हर साल। कश्मीर से, हमारी वादी से और ऋषियों का, सूफियों का, संतों का, सेंट्स का यहाँ पे फिर से आगमन हो, फिर से यहाँ पे विराजमान हो, फिर से वो अब ऐसा दौर आए कि जो प्यार, मोहब्बत और आपस में भाईचारा का जो भी अलग अलग धर्म है, मज़हब है, वो एक साथ एकजुट होके दुनिया को दिखा दें कि ये पॉसिबल है। जनाब, ये जो आज ये रिवायती ज़ूल यहाँ पे मुनक़द हुआ है, ये हर साल मनाया जा रहा है हज़ारों सालों से। तो जो लोग इसमें बग़ैर मज़हब मिलत लोग आते हैं, इस त्यौहार में आते हैं, अच्छी तरह से खुशी से मनाते हैं ये त्यौहार। इसमें बग़ैर मज़हब मिलत जितने भी लोग हमारे, चाहे वो हमारे देश से हैं, चाहे हमारे स्टेट यूटी से है, जम्मू से, कश्मीर से, सारे लोग आते हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।